हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई सक्सेस स्टोरी। आज हम बात करेंगे अंकित से कि कैसे उन्होंने अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और ये एग्जामिनेशन में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 226 मार्क्स सिक्योर किए हैं एंड जेआरएफ सिक्योर किया है। किस तरीके से इनकी जर्नी रही, किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया और कैसे इनका जो स्ट्रगल है वो रहा। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहती हूँ कि अंकित ने अपनी जॉब छोड़ी फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की मुझे अच्छे से डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर करना है एंड साथ ही साथ जो है अपना कंफर्ट जोन जो है उसको भी साइड करके एक प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड एफर्ट जो है वो इस बार इन्होंने लगाया एंड जिसने इनको हेल्प किया कि ये अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई कर पाए। तो हर चीज़ को जानेंगे, समझेंगे किस तरीके से स्ट्रेटजी रही, कैसे हर चीज़ को मैनेज किया एंड कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले और अपना टारगेट जो है वो अचीव किया। तो वेलकम अंकित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। बिल्कुल आपने जो है बहुत अच्छा एफर्ट किया और बहुत अच्छे से पढ़ाई की जिसका रिजल्ट है कि आप यहाँ पे आज जो है सिलेक्शन लेके बैठे हैं एंड हर चीज़ को बताते हुए चलेगा क्या बैकग्राउंड है आपका, किस तरीके से आपने इस एग्जामिनेशन के बारे में समझा, कैसे इंटरेस्ट इन्वॉल्व आपका जो है आया और कैसे वो इन्वॉल्वमेंट होती रही इस एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीज़ें बताते हुए चलिएगा। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, फीलिंग वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी रिलीफ वाली मोमेंट है मेरे लिए आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। मैम इससे पहले 3 बार मैंने दिया है यूजीसी नेट का एग्जाम एंड क्लियर्ड यूजीसी नेट। अब की बार मेरा जेआरएफ हुआ है। पिछली बार मैम दो क्वेश्चन से मेरा नेट का एग्जाम रहा था, जेआरएफ रहा था। अभी मैम फाइनली हो गया है तो मैम बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है। चलिए, तो कैसे स्टार्ट किया था ये जर्नी और किस तरीके से अपना जो प्रिपरेशन जर्नी था वो जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे सिलेबस को समझा? क्योंकि जब हम बात करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की तो वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने अपनी 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक पढ़ी हैं और इवन 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा ही होती हैं और सिलेबस हमारे पास गिवन है और पीवाईक्यूज भी हैं। तो कैसे आपने फिगर आउट किया कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नेट निकाल लिया, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो पढ़ाई तो आपने एक तरीके से की होगी। तो वो कैसा आपका टाइम था कि कैसे आपने वो फाइंड किया, फिगर आउट किया कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों में? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो जैसे पेपर 1 पेपर 2 है तो मैम जैसे हम चीज़ें तो वही हैं जो हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस एग्जाम का जो मेन पॉइंट है वो है मैम उस क्वेश्चन को कैसे रिलेट करना है। जो जिस तरीके से यूजीसी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो समझना पड़ेगा हमको। जो एनटीए जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो समझना पड़ेगा। जो बेसिक सी चीज़ है जो हमें जनरली आती है, जो हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे, लेकिन जब एनटीए पूछता है तो वो घुमा के पूछता है। तो मैम वो चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए। वो चीज़ें रिलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे फर्स्ट मैंने स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे यूनिट वाइज, हर यूनिट के प्रॉपरली नोट्स बनाए। फिर मैम उसको थोरोली स्टडी करने के बाद मैम सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना। अगर पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना आ रहा है, वो आप सही कर रहे हो, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ अब जाके मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ। तो मैम पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, वही सिस्टमेटिक तरीके से। और मैम आपके प्लेटफॉर्म पे मैम जो सिस्टमेटिक तरीके से जो सब कुछ प्लेलिस्ट में गिवन है वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। उससे आपके वीडियो से प्रॉपरली नोट्स बना के और मैम प्रॉपरली पीवाईक्यूज करके मैम उसने काफ़ी हेल्प करी इस एग्जाम को क्लियर। तो आपने पहले पीवाईक्यूज एनालाइज किए, देन उसके बाद सिलेबस भी कवर किया। तो पीवाईक्यूज कितने इयर्स के आपको लगता है कि इतने तो मिनिमम करने ही चाहिए? मैम जनरली 2020 के बाद जितने भी हैं वो सारे करने चाहिए, क्योंकि उससे पहले के तो मैम काफ़ी हल्के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। 2020 के बाद के मैम मुझे लगता है कि करने ही करने चाहिए। और मैम जैसे जो प्रीवियस दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है मैम उसके जो क्वेश्चंस है वो तो जनरल, और इसके पहले वाले अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है वो तो पक्का आएंगे ही आएंगे। उससे 2 या 4 क्वेश्चन तो मैम पक्का रिलेट होंगे। हाँ। इस बार मैम डायरेक्टली 4 से 5 से 6 क्वेश्चन तो मैम पिछली बार के ही थे डबल टैक्सेशन के। मैम वो 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी टॉपिक के थे, तो मैम उन्होंने काफी हेल्प करी। हाँ, वही टॉपिक तो हमारे मेजर रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं और पीवाईक्यूज भी आजकल रिपीट होने लगे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि 20 के बाद वाले तो आप करो ही। लगभग आपके पास 5 साल के पेपर हो जाते हैं और अगर आप 10 साल के कर सकते हो तो आप वो भी करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हेल्प करेंगे कंसेप्ट को समझने में। बट इस 5 इयर्स के तो मिनिमम रहते ही हैं, वो आपको करने चाहिए। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करें, पेपर 1 है, पेपर 2 है, पूरी 10-10 यूनिट हैं और हर यूनिट आपको आती हो, हर यूनिट आपको अच्छी लगे ऐसा भी नहीं है।
तो कैसे बिगिन किया जाए कि किस यूनिट को उठाएं, किस तरीके से करें? मैम मैं तो थोड़ा सा इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता हूँ। मैं या तो टाइम मेरा बहुत मैं सोचूंगा जल्दी करूंगा तो फिर मैं बहुत जल्दबाजी में बहुत जो इजी क्वेश्चन है वो गलती कर देता हूँ। और जब मैं सोचता हूँ कि नहीं अब तो अच्छे से करना है तब मैं ज्यादा टाइम ले लेता हूँ। पिछली बार दिसंबर में मैंने ये गलती करी थी कि जो पिछली बार डीआई के क्वेश्चंस थे, मुझे जो इनकम एक्सपेंडिचर वाला डीआई आया था दिसंबर में, तो मैम वो मुझे अच्छे से आता है, मैंने बहुत क्वेश्चंस करे हुए उसके, मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैम उसमें मैंने ये गलती करी थी कि मैं ईगो पे ले गया था। मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा। मैं सोचा ये तो मुझे आता है, बिल्कुल आसान सवाल है, मैं तो करके ही रहूंगा। तो मैम उसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया एंड एट द एंड मैम मेरे क्वेश्चंस जल्दबाजी में वो गलती हो गई और मैम 2 क्वेश्चन से ही मेरा रह गया था। और मैम डीआई के भी वो 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया था वो भी गलत हो गया। तो मैम इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, शांति से पेपर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस बार भी जो डीआई आया था बिल्कुल आसान डीआई था, बहुत हल्का डीआई था। उसमें मैंने जल्दबाजी में मैं प्लस करने में गलती कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा काम डाउन किया कि नहीं अब की बार सही करना है बिल्कुल। डीआई, आरसी और मैथ्स, इसमें तो बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाने। तो मैम इसमें मेरा एक आरसी गलत हुआ है, बाकी मेरा सारा सही है। अच्छा, और बाकी यूनिट्स को कैसे प्रिपेयर किया? लाइक थ्योरी भी बहुत सारी है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, तो मैं वो पूछ रही हूँ कि जब आप थ्योरी कवर करते हो, सिलेबस कवर करते हो, उस टाइम पे कैसे आपने मैनेज किया कि मेरे को कवर करना है और टाइम भी मेरे पास लिमिटेड ही होता है, 6 महीने में हर बार पेपर होता है, तो कैसे वो स्ट्रेटजाइज किया? मैं तो मैम आपकी वीडियो खोलता हूँ, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपने मैनेजमेंट में, एचआरएम में जो मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैम उसको, उस टॉपिक्स को तो अच्छे से बार बार थोरोली रिवीजन कर लो और उसके क्वेश्चंस करो। क्योंकि आप टॉपिक्स को पढ़ने के बाद भी मैम जब तक क्वेश्चंस नहीं करते ना तब तक उसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब तक हमको वो क्वेश्चंस रिलेट करने नहीं है। चाहे वो टॉपिक कितना ही अच्छे से पढ़ लिया हो, चाहे वो एक चीज याद हो, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं निकालते ना तब तक वो रिलेट करना नहीं आता है। क्वेश्चंस निकालते हैं उसके बाद में सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ अब तो इस टॉपिक को चाहे कितना ही घुमा के पूछ लो, अब तो मेरे को अब तो आ जाएगा। तो मैम ये चीजें बहुत नेसेसरी है। कौन सी यूनिट थी जो आपको ऐसा लगता था कि ये तो मेरी बहुत इजी यूनिट है, ये तो हो ही जाएगी, और कौन सी यूनिट टिपिकल लगती थी और उसको कैसे कवर किया फिर टिपिकल यूनिट को? और जो इजी लगती है, जो ऐसे लगता है कि आती है ये तो, उसको कैसे कवर किया? क्योंकि टाइम भी हमें सेव करना है। मैं मैनेजमेंट होगी, मार्केटिंग होगी, एचआरएम होगी, इसको मैं बहुत मतलब मेरे लिए बहुत इजी यूनिट्स है, मेरे को चीजें रिलेट हो जाती हैं। जैसे कोई मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो आप रियल लाइफ से पूछोगे तो मैं उसको अच्छे से रिलेट कर लेता हूँ। मेरे लिए जो मुश्किल था स्टैट्स और टैक्सेशन पिछले अटेम्प्ट तक, इसमें मैम मेरे को चीजें अच्छे से आती है। जैसे टैक्सेशन के मैं सेक्शंस याद कर लेता था, लेकिन मुझे ना जब वो क्वेश्चन आता था तो मैं घबरा जाता था। स्टैट्स का भी जब मुझे अच्छे से पता है भाई, कंसेप्ट में अच्छे से समझ लेता था, लेकिन जब क्वेश्चन आता था तो फिर मेरे को हल्का सा मेरे को तो नहीं आता, मैं मन में ऐसा आता था कि मेरे को तो नहीं आता। लेकिन अब की बार दिसंबर में थोड़ा सा गड़बड़ हुई मेरे साथ, 2 क्वेश्चन गड़बड़, उसके बाद मैंने सोच लिया अब तो सबसे पहले मैं करूंगा टैक्सेशन को, स्टैट्स को। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए इसमें मैं गलती नहीं करूंगा। इस सैटरडे में मैंने आपकी प्लेलिस्ट उठाई थी, सबसे जितने भी आपने, जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें शायद स्टैट्स के और अपने पीडीएफ गिवन है आपकी, मैंने आपकी पीडीएफ खोली थी और अपने खुद के नोट्स बनाए थे। फिर मैम जितनी भी चीजें हैं याद करी, समझी, और मैम इस बार मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ टैक्सेशन का, बाकी मेरे इन दोनों यूनिट्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो मैम बहुत सेटिस्फेक्शन है, बार बार मैम बहुत सेटिस्फेक्शन है कि इस यूनिट से गलत नहीं हुआ। नहीं, सही है, आपने मेहनत की उस यूनिट पे और एक तरीके से मेहनत की कि चलो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको तो करें, है ना, और उनको अच्छे से अप्लाई करने की बात करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस आपके अकॉर्डिंग वो करना चाहिए। और मैम जैसे हर यूनिट का जैसे मैंने वो बना लिया था पेजेस, एक पेज पे जैसे टैक्सेशन के सारे सेक्शंस लिख लिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो एक पेज पे लिख लिए, और मैम उसको रिवीजन करता रहता था बार। हर यूनिट का ऐसे ही किया था मैंने, टैक्सेशन का, स्टैट्स का, फाइनेंस के फॉर्मूले, मैम भूल जाता, फाइनेंस के जो गोल्डन मॉडल है मैम, ये इनके मैं रिलेट एमएम अप्रोच है, इनके मैं फॉर्मूले भूल जाता था, इनको मैम मैं थोड़ा सा भूल जाता था कि ये कैसे क्या है। तो मैम इस बार मैंने एक पेज पे लिख लिया था सारा, और मैम इस बार बार थोरोली इसको रिवाइज किया, तो मैम इस बार हो गया। हाँ, यही चीज़ है, रिवीजन इज मस्ट। और ये से एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लाइक जब आपको कोई चीज़ याद करनी है उसको आप पेज पे नोट डाउन कर लेते हो, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं और वो रिवाइज करने में ईजी रहती है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ग्राफ्स वगैरह हैं, इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज हैं, स्टैट्स के, असम्पशंस हो गई, सेक्शंस हो गए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करती है। तो ये चीज़, और डायरेक्टली ये चीज़ जो है ना आपको 5-10 क्वेश्चन सही करवा देती है। सेक्शन वाले जो छोटे-छोटे सेक्शन होते हैं, लिमिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स, कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ मुझे तो आता है, कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मैम उससे थोड़ा जो उससे ना मेरे को तो कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस जो है ना मैम, वो आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं वो कर लूंगा, और अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं जो आते हुए क्वेश्चन को भी मैं गलत कर देता हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। हाँ, ये चीज तो है, ये कॉन्फिडेंस है तो आप जानते हो कि ये हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, समझते और हैं मैम वो क्वेश्चन को, तुक्का भी लगाते हैं ना तो वो सही लगता है, कॉन्फिडेंट होते हैं तब। वो एजुकेटेड कैसे उसको बोलते हैं कि हमें पता है ये चीज नहीं आ सकती, उसको हटाओ, ये आने के चांसेस है, ये हो सकता है, इसको लेके चलो। तो ये चीज बहुत सही रहती है, और ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलती है। और मैम जैसे पिछले वाले अटेम्प्ट में क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उसमें मैंने क्या किया था कि एग्जाम सेंटर तक भी मैं बुक्स लेके गया था मैम। एग्जाम सेंटर से पहले भी मैं पढ़ रहा हूँ, एएस याद कर रहा हूँ, इंडियन याद कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी, मतलब मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था कि ठीक है बार बार करना है। हर अटेम्प्ट में मैं ये करता। इस बार मैंने सोच लिया था कि किताबें बंद करके आराम से सो के फिर जाऊंगा, दिमाग को रिलैक्स करके फिर गया था, तो मैम अच्छे से हो गया। चलो, रिलैक्सेशन भी बहुत मैटर करती है। yes, अभी हम बात करते हैं कि ऐसे प्रिपरेशन करो, ये करो, वो करो, टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, ये सब ठीक है, बट एक्चुअल लड़ाई जो है ना वो 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में होगी मैम। तो वो 3 घंटे में आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि कोई टेक्निकल इशू हो गया, जैसा आपने बताया था कि मेरे आपके साथ भी हुआ था। तो और कभी कोई क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो आता है पर हो नहीं रहा, तो वो टाइम में कैसे मैनेज करें, क्योंकि असली खेल पिछले अटेम्प्ट में हुआ था ये चीज। पिछले अटेम्प्ट में जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था वो इलास्टिसिटी का था मैम, सप्लाई इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी क्वेश्चन था। तो मैम मेरे को लगा ये तो मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये तो मेरे को हो ही जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। तो और उसमें मैं छोटी सी मिस्टेक कर रहा था, और उसमें उस क्वेश्चन में मैंने कम से कम 10 मिनट गवा दिए। और अब की बार मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने बोला कि ठीक है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन किया। फिर मैं बाकी बाद वापस से आके उस क्वेश्चन पे किया तो आराम से हो गया। ये चीज मैंने इस बार सही किया था। और आरसी को कैसे अटेम्प्ट किया पेपर में? हम देखते हैं कि स्क्रॉलिंग का इशू होता है, स्क्रीन मैम इस बार का तो आरसी मुझे बहुत इजी लगा था। इस बार तो मतलब अगर आरसी भी मतलब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं है मैम, अगर हम क्वेश्चंस को भी ऐसे पढ़ रहे हैं ना तो मेरे को तो बहुत आसान लग रहा था कि जी आप आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस में से 2 तो आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो आएगा ही नहीं। फिर हल्का सा अगर एक पढ़ के और हो जाता है। इस बार का तो आरसी बहुत आसान था। इनडायरेक्ट आरसी बोल रहे थे ना, टॉपिक बेस्ड था, अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है तो हो जाएगा। यस मैम, मुझे तो बहुत आसान लगा। तो आरसी को भी पढ़ते रहो चाहे जितना मैंने तो वहां पे भी नहीं हो पाएगा। 5-7 मिनट में दोनों आरसी कर देते। इस बार का आरसी मुझे बहुत आसान लगा था। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो टेक्निकल इश्यूज हैं, देखो आप एज अ एस्पिरेंट आपको ऐसे लगता है कि चलो तैयारी कर ली, 3 घंटे मिलेंगे, उसमें इतने मिनट में हम कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ इसकी नहीं करनी कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट उस चीज़ की भी करनी है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ और मेरे को मान लो कि वो नहीं आया या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और भी टेक्निकल इश्यूज आपके हो सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा, कंप्यूटर बंद हो जाता है, एनटीए का ये रहता ही है, तो वो टाइम जो है वो भी मैनेज करना ज़रूरी है। और ये चीज़ फेस की है अंकित ने, तो इनसे जानते हैं कि वो कैसे मैनेज किया, वो पैनिकनेस जो है उसको कैसे कामनेस में चेंज किया जाए। मैम मैं एग्जाम कर रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे 1 घंटा 45 मिनट हो गई थी, एंड मैम मेरा मॉनिटर बंद हो गया। मैम मैंने हैंड रेज किया, टीचर आया, मैंने बोला कि सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, तो फिर वो बोले कि ठीक है देख रहे हैं। तो मैम अब मुझे पैनिकनेस हो रही है कि मेरे को पहले घबराहट हो रही थी मेरा एग्जाम, और मैम उस टाइम पे मैं वो कर रहा था, डीआई कर रहा था मैम उस समय पे। तो मैम मुझे पैनिकनेस हो रही थी कि अचानक से बंद हो गया, अब शायद मुझे वापस से करना पड़ेगा, वापस से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे। मेरे को अचानक से बहुत सारे थॉट्स आने लगे, मैं सोचा कि अब तो गया, ये वाला अटेम्प्ट भी गया, मतलब मन में ये बहुत सारी चीजें आ रखी थी। अब वापस से मतलब घर वालों को क्या बोलूं, मतलब वापस से वही सारी चीजें आ रही थी। फिर उन्होंने बोला कि जल्दी से ठीक करो भैया, तो उन्होंने बोला कि हम भी कर रहे हैं, आपसे ज्यादा हमें टेंशन है। तो फिर उन्होंने वो मॉनिटर को रिप्लेस किया, कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट था तो उसका मॉनिटर फिर उन्होंने मेरे से स्विच किया, तो 7 से 8 मिनट चले गए थे इसमें। फिर मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गया था, फिर मैं सोचा कि कोई बात नहीं, काम डाउन। पिछली बार भी हुआ है ऐसा, मतलब थोड़ा सा घबराहट वाली, मतलब पिछली बार के जैसा ही, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इतना वो कि करने को हुआ मैं जल्दी से कर दूंगा, अगर मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा तो मैं कर दूंगा। तो मैं यही खुद को समझा रहा था कि कोई बात नहीं, तुझे बहुत आता है, सबसे ज्यादा पढ़ के आया है, तू कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा समझाया, नर्व्स पे थोड़ा सा कंट्रोल किया, और मैम फिर हो गया। और वो क्वेश्चन जो है वो दोबारा तो नहीं करने पड़े, वहीं से शुरू हो गया। नहीं मैम वहीं से शुरू हो गया डाल के। हाँ, तो ये टेंशन मत, ये भी चीज रहती है कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो सच ऐसा नहीं होता है, आप देख सकते हो। और एक मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ थोड़ा सा, तो मैं मेक श्योर कर रहा था कि जैसे जो सीपीयू नीचे रखा था, तो मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ, मैं ऐसे पैर को इधर उधर कर दूंगा। मैंने ही सोचा था कि पैर को अपने को कंट्रोल में रखना है, पहले ही टच नहीं करना है उसको कि मैं ये दिक्कत चाहता नहीं था। और फिर मैं अचानक से वो हो गया, तो एकदम से मैं हो गया, लो गई भैंस पानी में।
नहीं, बट भैंस पानी में नहीं गई, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला। तो ये सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो हमेशा रेडी रहना है कि ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बट कैसे कामनेस के साथ जो है वो 3 घंटे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपेयर करना। और मुझे बात करते हुए ये भी जानने को मिला कि सीए के लिए भी जो है प्रिपेयर किया था अंकित ने। यस मैम। तो सीए इंटरमीडिएट की जर्नी जो है हमने पूरी की है, और बहुत सारे बच्चे ना सीए फील्ड से आते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि वो भी फंस जाते हैं कि सब्जेक्टिव तो हम कर रहे हैं, है ना, हमने कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हुए हैं हमारे, स्टिल हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते, स्टिल हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं हो पा रहा। तो आपने वो करा है, तो वो कैसे आप हेल्प करोगे कि कैसे वो रिलेट की जा सकती हैं चीज़ें नेट में? मैम मेरा तो देखो ये मानना है कि चाहे सीए हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो तभी निकलेगा मैम अगर एक बच्चा राइट इन्वायरमेंट में है। अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग करने के बाद भी अगर मैं कोचिंग वाले इन्वायरमेंट में या फिर मैं पढ़ाई वाले इन्वायरमेंट में हूँ, उसी टाइप के बच्चों के साथ मैं मतलब उठ रहा बैठ रहा हूँ, तभी उस इन्वायरमेंट में अगर मैं हूँ तो ही मैं एग्जाम को क्लियर करने के बाद मैं सोच सकता हूँ। अगर मैं क्लास में अच्छे से दे रहा हूँ, मतलब कोचिंग अच्छे से जा रहा हूँ, ऑन टाइम जा रहा हूँ, लेकिन घर पे आके मैं कैजुअल हो जा रहा हूँ, रूम पे आके मैं कैजुअल हो जा रहा हूँ, मैं फोन चलाने लग जा रहा हूँ। पहले सीए में मेरे साथ मैंने यही गलती करी है मैम। मेरे को इतनी कंसिस्टेंसी पता नहीं था उस समय इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, तो मैम यही लापरवाही थोड़ी थोड़ी करी है। तो अब मैम उससे ओवरकम करके भाई आप राइट इन्वायरमेंट में रहो। आप चाहे आप 10 घंटा पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन आप 10 घंटा अपने आप को, अपने दिमाग को सही इन्वायरमेंट में रखो, सही जोन में रखोगे, तभी आप पढ़ाई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करने के बारे में सोच सकते हो। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, हमने लास्ट भी एक और स्टूडेंट से बात की थी, तो ही वाज लाइक कि हाँ मैम, अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में चल रहा है कि तूने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये टॉपिक करना है, या वो टॉपिक में ये चीज़ें थी, तेरे को याद है कि नहीं, वो रिकॉल करते रहना। तो 10 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि किताबें खोल के पढ़ना, आपका दिमाग वहाँ पे होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कवर कर रही हूँ। हाँ, सोते भी चीजें दिमाग में चलती रहती, नहाते टाइम भी वो वाली चीज ऐसी थी, चलो ठीक है, अभी फिर नहाने के बाद वो टॉपिक वापस से देख कि यार उस वाली चीज में ये थे। हाँ, वही तो मैम ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वही है जो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी देता है। तो और मैम कंसिस्टेंसी भी एनवायरनमेंट से ही बनती है। तो आपका क्या शेड्यूल रहता था इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? मैम मेरा शेड्यूल तो यही रहता था कि मैं डेली बनाता था कि मैम घंटे नहीं डिसाइड करता था मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाता हूँ बीच में। मैंने सोचा कि आज इकोनॉमिक्स करनी है और आज जैसे कोई भी सब्जेक्ट डिसाइड कर लेता था मैं, और मैम फिर वो करके ही सोता था, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। जैसे आज मैंने 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए कि आज 2 सब्जेक्ट करने हैं और इतने PYQs करने हैं और यहाँ से ये वाली वीडियो कंप्लीट करनी है, तो मैम फिर वो मैं करके ही सोता था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई 4 घंटे लगातार पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप बीच में उठ गया, 2 बार उठ गया, 4 बार उठ गया, लेकिन बस वो टॉपिक जो डिसाइड किया है सुबह, वो एट द एंड रात को करके ही सोना है। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ी सी हाँ, तो कंसिस्टेंसी में तभी बनती है, वरना फिर वो मन में रहता है कि एक दिन अगर वो नहीं किया तो फिर वो लीनियंट हो जाते हैं, फिर वो 2 दिन 3 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लेजीनेस आ जाती है। ऐसे होता है ना आर्ट्स के साथ, मेरे साथ क्या होता था, जैसे आर्ट्स अगर मैं डिसाइड करती हूँ मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, तो 10 घंटे अच्छा, अभी 10 घंटे पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया, और 9 घंटे पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया। जब 5 घंटे हो जाते थे ना, वो अच्छे से पढ़ा नहीं गया, क्योंकि दिमाग में, माइंड में टाइम चल रहा है। और जब 5 घंटे निकल जाते थे, अरे ये तो कुछ भी नहीं किया, अभी पूरा आधा दिन निकल गया, और फिर कुछ नहीं किया, वो चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो आर्ट्स तो आप फिक्स करके नहीं पढ़ सकते, आप शेड्यूल ये बनाओ कि मुझे ये काम करना है, अपना काम फिक्स करो। काम फिक्स कर लिया तो आर्ट्स अपने आप लगेंगे ही, जितने लगेंगे, और वो काम आपका हो भी जाएगा। तो वीकली, मंथली, इस तरीके से शेड्यूल हमारे जो है वो बनते रहते हैं। मैं भी लिख लेती थी कि एक यूनिट मेरी करनी है, मुझे नोट्स लिख लिए, और ये यूनिट करनी है, लिख लिया, और फिर यूनिट को अच्छे से काट दो, उसको फिर काटने में मजा आता है कि हो गया, यस अचीव कर लिया। ये चीज बहुत अच्छी लगती है, अपने माइंड को सबकॉन्शियसली वो करते रहते हैं कि हाँ हो गया, ये डन है, ये अभी करना, ये हो गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, और आपने भी बहुत अच्छे से ये बताया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी रिलेटेड टू दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि मॉक टेस्ट की जब हम बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने बात की कि 3 घंटे हमें जो है पेपर में भी टाइम मैनेज करना है, बट वो क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमें 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो सबसे पहले तो कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए, अगर आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न आप फॉलो करते हो, और दूसरी चीज़ कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए एक बार में बच्चे को, कि अगर उसने अटेम्प्ट करना है, पेपर क्वालिफाई करना है, तो एटलीस्ट कितने, एक रफ आइडिया कितने मॉक होने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो मैम क्वांटिटी मैटर नहीं करती है,
आप चाहे कम मॉक टेस्ट दे लो, लेकिन आप मॉक टेस्ट उसी इन्वायरमेंट में दो कि भाई मैं एग्जाम इन्वायरमेंट में ही बैठा हूँ, पानी की बोतल लेके बैठो और भाई अपना उसी इन्वायरमेंट में उसी मतलब स्ट्रिक्टनेस के साथ अपने आप को बैठाओ उस इन्वायरमेंट में कि हाँ भी करना है, अभी 1.5-3 घंटा कहीं नहीं जाना। तो मैम और उसको फिर एनालाइज करना है, जो हमने मॉक टेस्ट दे लिया है मैम उसको एनालाइज करो। और मैम वो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको मैं पढ़ता था, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा उसको पढ़ता, जो टॉपिक जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैम जो सही कर लेते हैं हम, लेकिन वो टॉपिक याद नहीं आता हमें। ये क्वेश्चन सही हो गया लेकिन वो टॉपिक ना है यार, ये टॉपिक भूल गया मैं, तो फिर मैं वो टॉपिक लिख लेता था कि अब ये वाला टॉपिक वापस से पढ़ना है, और फिर वो टॉपिक को वापस से पढ़ता था। तो हम इस चीज ने बहुत हेल्प करी है कि भाई एनालिसिस करो, और एनालिसिस में बहुत टाइम वेस्ट भी होता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसी में खो जाते हैं, एनालिसिस कर रहा हूँ फिर मैं उसी में खो जाते हैं। तो मैम थोड़ा सा अपने आप को काबू में भी लाना पड़ता है कि नहीं जल्दी करके फिर ये वाली वीडियो भी करनी है, फिर ये वाला काम भी करना है, तो उसमें खोना भी नहीं है, प्लस ये चीजें भी करनी है। और एनालिसिस से आपको ये भी पता लगता है ना कि कितना आपको आ रहा है और कितना और करने की जरूरत है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं ये देखूंगी अरे मेरे 100 में से 60 क्वेश्चन सही हो गए, 40 गलत देखे ही नहीं, तो वो हमेशा गलत ही रहेंगे, तो हमेशा वो उसी लूप में रह जाते हैं हम कि 60 65 इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और सिलेक्शन के लिए हमें चाहिए 75+। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप गलतियों पे काम करना सीखो और उसको सही करो। और जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोली अंकित ने भी कि हमारा जो क्वेश्चन सही भी हो रहा है ना, अगर मुझे वो टॉपिक नहीं आता तो मुझे उसकी रिवीजन करने की ज़रूरत है, और ये मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आप जब उसको एनालाइज करोगे अच्छे से। तो क्वालिटी मैटर्स, तो यस बिल्कुल PYQs को ध्यान में रखो, उस पे बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छे से लगाओ। एंड JRF अड्डा पे भी हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी टेस्ट सीरीज हो वो ऐसी ही हो कि आपको क्वेश्चंस ऐसे मिले PYQ बेस्ड, एंड कुछ PYQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रेपिटेटिव है वो भी, सो दैट पूरा PYQs एंड MCQs का मिक्स हम जो है आपको प्रोवाइड कर सके, और बढ़िया तरीके से वो टाइम मैनेज भी आप अच्छे से सीख सको। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट, बट यू फील कि कितने क्वेश्चंस भी रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 के या पेपर 2 के स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करने चाहिए? मैम जैसे मेरी पेपर क्वेश्चंस तो मैम जैसे मैंने बुक खरीद रखी है मैम, KVS मदान वाली जो मैंने बुक है वो खरीद रखी है पेपर 1 की। तो मैम उसमें ये होता है कि अनलिमिटेड क्वेश्चन, मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, अगर मैं एक एक क्वेश्चन करने बैठ जाऊंगा तो मैम बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैं ऐसे लगता है कि एक यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैम एक क्वेश्चन के मतलब एक यूनिट के अगर मैं 20 क्वेश्चन कर लिए मैंने, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हल्के क्वेश्चन कर रहे हो, हर टॉपिक के आप क्वेश्चन कर लो। जैसे कि एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आप हर टॉपिक के 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एक मतलब मन में ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई ये यूनिट हो गई है। उसके बाद फिर आप किसी वीडियो से या किसी PYQs अटेम्प्ट करो, अगर उस यूनिट के क्वेश्चंस होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर आप वापस से वो चीजें पढ़ लो। मैम मैं तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। हाँ सही भी है कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, फिर देख रहे हो कितना मुझे आ रहा है, एंड देन दोबारा रिवाइज कर रहे हो। यही चीज होती है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टॉपिक्स लिख लेता था मैम कि ये वाले टॉपिक्स तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं उन टॉपिक्स को बार बार रिवीजन कर लिया। प्रिपरेशन आपने की, आपने काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए, 3 बार नेट निकाला, 4th टाइम में नेट प्लस JRF किया। मैं पूछना चाहूँगी जो लास्ट का 1 मंथ होता है जब एग्जामिनेशन हो रहा होता है, उससे पहले वाला जो 1 मंथ होता है उसमें क्या शेड्यूल आपका रहता था और कैसे आप पूरा सिलेबस जो आपको रिवाइज करना है वो कर पाते थे? मैम इस बार स्पेशली पहले ये चीज़ मैंने नहीं करी है, पहले ये चीज़ मैंने नहीं करी थी, इसलिए ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाता था। मैं एक पूरा बैग भर के लेके, मेरे जो बाकी दोस्त थे वो ऐसे ही जाते थे एक बैग के साथ, मैं पूरा बैग बस्ता लेके जाता था कि ये वाली नोटबुक भी पढ़ ली, वो वाली नोटबुक भी पढ़ ली। इस बार मैंने क्या था कि मैम हर टॉपिक के हर यूनिट के मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक पेज में लिख लिया मैंने। अकाउंट्स टैक्सेशन के सारे सेक्शंस मैंने एक पेज में लिख लिए, लॉ के मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो एक पेज में लिख लिए, और मैं उस पेज को बार बार रिवाइज करता था। उस पेज के अलावा अगर वो चीज कहीं और भी लिखी हुई तो मैं वो चीज वहां से नहीं पढ़ता था, उसी पेज से पढ़ता था, कि वो दिमाग में वो एक इंप्रेशन बैठ जाता है कि ये चीज वहां पे ऐसी लिखी हुई है। तो मैम ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पेज से मैं बहुत मतलब उस पेज को मैंने प्रायोरिटी दी, उससे मैंने बार बार पेज में मैंने रूम में यहाँ पे चिपका रखा था। सुबह शाम जब भी मेरे को जैसे बोर हो रहा हूँ मैं तो उसकी तरफ से दिखते रहता था कुछ ना कुछ मैम वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो चीजें घुस जाती है। जैसे लॉ के सेक्शन में को थ्योरेटिकल चीजें बहुत कम याद होती हैं, तो मैंने लॉ के सारे सेक्शंस अपने उसमें लगा लिए, दीवार पे लगा लिए थे अपने बेड के बगल में। फिर मैं ऐसे ही जैसे खाना खा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही देखने लग जाऊंगा हल्का फुल्का, जैसे हमको पता नहीं चलता है लेकिन वो हमारे दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं। हम ऐसी नजर पड़ गई, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और काम करें, नजर पड़ गई, ठीक है। और एट द एंड हम देखते हैं कि वो चीजें हमें याद हो रही है, जब वो टॉपिक आता है तो वो चीजें अपने आप दिमाग रिलेट कर लेता है कि हाँ वो चीज ऐसे थी। तो मैम इसने मेरी बहुत हेल्प करी। एग्जाम अब की बार मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर आधे घंटे पहले मैंने वो पेजेस को हटा दिया था, आधे घंटे पहले मैं नैप लेके फिर मैं सेंटर में गया था। चलो बहुत तो मैम
एक शट डाउन करना दिमाग को बहुत नेसेसरी है हाँ वो एग्जाम से पहले, वरना बॉम रीबूटिंग यस इज मैम, इम्पोर्टेंट यस मैम, आईसीटी में हम पढ़ते हैं। यस मैम, बिल्कुल। तो मैम फिर आपने वो दिमाग हाँ हाँ दिमाग सही सही से परफॉर्म करता है, हाँ वरना ऐसे लगता है कि दिमाग में सर दुख रहा है। एग्जाम सेंटर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था मैम, मैं बिल्कुल सोया नहीं था पूरी रात, और मैम एग्जाम में सेंटर में मैम आधा घंटा पहले ही पहुंचा देते हैं, मतलब बैठा देते हैं वहां पे, हाँ और उस आधे घंटे में मेरे को नींद आ गई। और जब मैं एग्जाम स्टार्ट हुआ तब मैं अपने लोएस्ट पे एकदम नींदों में हो रहा हूँ। और मैम स्टार्टिंग में फिर मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई 10-15 मिनट। फिर वो पेपर भी बहुत हार्ड था मैम, दिसंबर 2023 वाला। क्वेश्चंस भी थे, टिपिकल थे, दिमाग भी लगाना पड़ रहा है, नींद भी आ रही है मेरे को, मैं पूरी रात सोया भी नहीं हूँ। तो मैम वो चीजें इस बार मैंने कुछ भी वो चीजें नहीं करी। इस बार मैं अपने आप को काम डाउन करके रिविजन के लिए मैंने वो पेजेस बना रखे थे, वो पेजेस बस रिवाइज करे, ज्यादा बर्डन लिया नहीं, ठीक है सब कुछ पढ़ रखा है। और मैम जैसे सेंटर में गया था, मैं सेंटर के अंदर जाके मेरे को याद आया, अरे आर्म लेंथ प्राइसिंग का जो 90 सेक्शन है, 90 सी सेक्शन, वो चीज तो रिवाइज ही नहीं करी, शिट वो भूल गया मेरा। फिर मैं सोचा कि कोई बात नहीं, बाकी चीजें आती हैं, वो भी आता है। और मैम फर्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन ही उसका था, आर्म लेंथ प्राइसिंग वाला था। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, आता है तेरे को, पढ़ रखा है, लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया, पहले रिवीजन कर रखा है, आता है। तो मैं ऐसे सोच के थोड़ा सा अटेम्प्ट किया। नहीं वो तो हो पढ़ा गया। तो होता है, वो एकदम से बहुत सारी यस चीजें हो मैम, जाती है ना, पैनिक हो जाते हैं, बट अगर कामनेस है, यस मैम, पेशेंस है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, और यस ये मैम, चीज आपने इस अटेम्प्ट में करके दिखाई। तो बहुत अच्छा यस लगा मैम, आपसे बात करके। आई होप कि जैसे अंकित ने अपनी स्ट्रेटेजी रखी, कामनेस पे काम किया, आप भी जो है इसी तरीके से सारी चीज़ों को समझोगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पेपर 1 जो है बहुत वास्ट होता है, तो यस पेपर मैम। 1 पे जब मैं बात करती हूँ, अगर जेआरएफ अड्डा पे भी बात करें, तो हम 5 टीचर्स मिलके अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को बिल्कुल इन डेप्थ करवाते हैं। तो आपने क्या अप्रोच फॉलो की थी? वीडियोस ही देखते थे या खुद करते थे? मैंने ये अप्रोच फॉलो करी थी कि पेपर 1 में 2 आरसी है, डीआई है, मैथ्स है। इसमें तो नंबर कटने नहीं चाहिए, इसमें तो फुल से फुल लाने, डीआई, आरसी और मैथ्स, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। और मैम जो यूनिट्स है, रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, ये मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं। रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, ये मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं। मेरी जो वीक यूनिट्स है वो है पीपल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन और आईसीटी का कुछ पार्ट। तो मैम मैं जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया, मैंने इन्हीं पे ही फोकस किया। पीपल डेवलपमेंट पे मैम मैं थोड़ा सा, मेरे को ये चीजें जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें मेरे दिमाग में जल्दी घुसती नहीं है, कि वो वाला ओजोन लेयर यहाँ पे है, वो वाला भाई, वो वाली कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई है। मैं मेरे दिमाग में ये चीजें, आईबी में भी कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे, मैं मेरे दिमाग में ये चीजें बहुत कम घुसती है। तो मैं पीपल डेवलपमेंट में मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया। और हायर एजुकेशन पे मैंने सारी की सारी प्रॉपरली नोट्स बनाए, प्रॉपरली उसको बार बार रिवीजन किया, और जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया, कि डीआई, आरसी और मैथमेटिक्स, इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, अच्छे मार्क्स से जेआरएफ चाहिए, तो मैम इनमें तो बिल्कुल गलती होनी नहीं चाहिए। पेपर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे, जो डिफिकल्ट है, जो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जो पढ़े हुए भी नहीं है, तो इसमें कभी गलती नहीं करे। पेपर 2 की और पेपर 1 के आरसी में तो गलती नहीं करनी है। कम्युनिकेशन में ऐसे लगता है कि आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो ये कहाँ से आ गया, ऐसे तो पढ़ा ही नहीं था। तो मैम ये प्रैक्टिस, ये चीजें थोड़ी सी कंफर्टेबल लगने लग जाती हैं। हाँ ये चीज़ तो होती है, चलो, बट आपने वो चीज़ मैनेज की और अपनी वीकनेस पे काम किया और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो इन्हीं चीज़ों पे फोकस आप सभी को भी करना है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अंकित ने बताया कि उन्होंने अपनी जो प्लेलिस्ट है वो सॉर्ट की हुई थी, और उनको देखा अच्छे से, ओपन मॉक लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, एंड अपने नोट्स खुद के बनाए। तो वही चीज़ जो है वो हमें भी करनी रहती है। आप सभी को भी यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट दिसंबर 2025 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, हर चीज़ आपके लिए जो है अवेलेबल है। एंड अभी आपके लिए जो है डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। और सिर्फ कॉमर्स नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपके लिए और भी बेहतरीन सेशंस हम लाते रहेंगे, जिसमें हम कुछ और अच्छा सीखते रहेंगे। एंड जो भी डिफरेंट अभी स्टूडेंट्स हैं वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी अच्छे से स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, उन पे आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए, सो दैट आपको समझ आए कि कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा रहता है। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अंकित। अच्छे से जो भी आपका भी ड्रीम है उसको आप पूरा करो एंड आगे बढ़ो।
पीएचडी करो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी जैसे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, तो ये जो नेट का सिलेबस है वो आपको एचपीएससी में भी हेल्प करेगा। ऐसे ही अब आगे जब आप नेट कर लेते हो तो आपको अपने आगे की जर्नी सोचनी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो तैयारी एक बार करो, अच्छी करो, ऐसी तैयारी करो जो आपको और ज़्यादा एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई करवा सके आपकी रिलेटेड फील्ड से। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करती हुई चलेंगी। ऐसे ही और सेशंस में मिलेंगे। इस सेशन के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड फटाफट जो है आप सभी इस सेशन को देख लिया है आपने एंड लाइक एंड शेयर कर दिया है, आई होप सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, क्योंकि हम मिलने वाले हैं बहुत अमेजिंग और क्लासेस में। एंड साथ ही साथ जो है कमेंट्स में आ जाना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज, क्योंकि बहुत मेहनत करके अंकित ने इस बार अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट टाइम आपकी टर्न होने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।